बड़ी बहन ने अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए अपनी छोटी बहन से 220,000 युआन उधार लिए। 3 से 5 साल बाद व्यवसाय से मुनाफा होने लगा और बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन को 220,000 युआन लौटा दिए। मेरी बहन ने कहा, तुम्हारे जीजाजी को इस कर्ज के बारे में पता है, मुझे कुछ ब्याज दे दो ताकि मैं अपनी बात समझा सकूं। बड़ी बहन ने आखिरकार ब्याज चुका दिया, लेकिन उसके बाद उसने अपनी छोटी बहन से कभी संपर्क नहीं किया। बड़ी बहन ने ब्याज के रूप में ठीक 26,000 युआन हस्तांतरित किए। उसने वार्षिक ब्याज दर के आधार पर ठीक 3 साल और 10 महीने की गणना की और गणना प्रक्रिया अभी भी उसके फोन के मेमो ऐप में सेव है। उसने मूलधन, दिनों की संख्या, दैनिक ब्याज दर और कुल ब्याज को पूर्णांक में बदलकर हस्तांतरित कर दिया। हस्तांतरण नोट पर लिखा था, ऋण का ब्याज चुका दिया गया है। उसकी बहन को वह नोट तुरंत वापस मिल गया। उसने उसे धन्यवाद दिया और कहा कि मामला सुलझ गया है। दरअसल जब बड़ी बहन ब्याज की गणना कर रही थी तब उसका दिल पहले से ही टूट चुका था। ऐसा नहीं था कि वह ब्याज देना नहीं चाहती थी, बल्कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ब्याज मांगने वाली उसकी अपनी छोटी बहन होगी। 17 साल पहले मेरी छोटी बहन का दाखिला दूसरे शहर के एक विश्वविद्यालय में हो गया था, लेकिन परिवार के पास ट्यूशन फीस देने के पैसे नहीं थे। वह बड़ी बहन थी जिसने अभी अभी जूनियर कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी की थी और एक कपड़ा कारखाने में काम करना शुरू कर दिया था। वह अपने बिस्तर के साथ 3 साल तक कारखाने के छात्रावास में रहा। हर महीने बिना किसी चूक के वह अपनी छोटी बहन को रहने सहने के खर्च के लिए 1,300 युआन भेजता था और अपने लिए भोजन और दैनिक आवश्यकताओं के लिए केवल 450 युआन रखता था। उन 3 वर्षों के दौरान उसने कभी भी 90 युआन से अधिक कीमत की कमीज नहीं खरीदी। जब उसकी छोटी बहन ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की और नौकरी की तलाश में किसी बड़े शहर में रहना चाहा, तो बड़ी बहन ने किराए का भुगतान किया, जिसमें 1 महीने का किराया जमा और 3 महीने का किराया अग्रिम रूप से शामिल था। बाद में जब उसकी छोटी बहन की शादी हुई और वह घर खरीदना चाहती थी, तो बड़ी बहन ने उसे बिना किसी ऋण पत्र लिखे ही वर्षों से बचाए गए 70,000 युआन दे दिए ताकि वह अपना घर खरीद सके। अंगूठी शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया था। 3 साल पहले जब मेरी बहन एक बेकरी खोलने जा रही थी, वह उसके जीवन का सबसे कठिन समय था। उसके पति ने अपने व्यवसाय में भारी कर्ज लेने के बाद उसे छोड़ दिया और अपने पीछे एक ऐसे बच्चे को छोड़ गया जिसने अभी अभी बालवाड़ी शुरू की थी और 1 लाख युआन से अधिक का कर्ज भी छोड़ गया था। वह भूतल पर स्थित बेकरी को अपने हाथ में लेकर अपने व्यवसाय को फिर से पटरी पर लाना चाहती थी, लेकिन उसके पास शुरुआती पूंजी के तौर पर 220,000 युआन की कमी थी। उसने कई रिश्तेदारों से संपर्क किया, लेकिन सभी ने मना कर दिया। इसलिए अंत में उसने अपनी बहन से मदद मांगी। जब उसकी छोटी बहन को उसकी कठिनाइयों के बारे में पता चला, तो उसने बिना कुछ कहे पैसे उसे दे दिए और उससे कहा, बहन पहले तुम इसका इस्तेमाल कर लो, जब तुम पैसे कमा लोगी तब हम इसके बारे में बात करेंगे। अगर मुझे पैसों का नुकसान होता है तो कोई बात नहीं, मुझे उसे वापस पाने की कोई जल्दी नहीं है। उस समय बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के घर के निचले हिस्से में खड़ी थी, अपने फोन को पकड़े हुए लगभग 10 मिनट तक रोती रही, यह महसूस करते हुए कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, उसकी छोटी बहन अभी भी उसका सहारा है। अगले 3 साल और 10 महीनों तक मेरी बहन मुश्किल से ही चैन से सो पाई। हर दिन सुबह 3 बजे वह साइकिल से कच्चे माल के बाजार में सामान खरीदने जाती थी। कड़ाके की ठंड उसके चेहरे पर पड़ती थी, जिससे उसके गाल ठंड से लाल और सूज जाते थे। उसने अपने स्कार्फ को और कसकर लपेटा और अपने बच्चे को अकेला छोड़कर सामान ले जाना जारी रखा। उसने दुकान में पानी की एक बोतल अलग रख दी। मैंने बच्चे के खिलौनों से खेलने के लिए एक छोटी सी कुर्सी रख दी। कभी कभी मैं इतनी व्यस्त हो जाती हूँ कि रात 11 बजे के बाद ही दुकान बंद कर पाती हूँ। बच्चा काउंटर पर गहरी नींद में सोता है और खर्राटे लेता रहता है। यह देखकर उसका दिल दुख से भर गया, लेकिन उसने कभी अपनी बहन से मदद मांगने के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि उसे डर था कि इससे उसे परेशानी होगी और उसके जीजाजी नाराज हो जाएंगे। बाद में उनका व्यवसाय धीरे धीरे फलता फूलता गया और आसपास के 2 समुदायों के निवासी उनसे पेस्ट्री खरीदने के आदी हो गए। कई नजदीकी किंडरगार्टन ने भी उनके साथ दीर्घकालिक आपूर्ति अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। उसने अभी अभी 220,000 युआन बचाए थे और तुरंत वह पैसा उसे ट्रांसफर कर दिया। उसने अभी अभी 220,000 युआन बचाए थे और तुरंत वह पैसा उसे ट्रांसफर कर दिया। मैंने मूल रूप से अपने भतीजे के लिए एक नया गेम कंसोल और अपने बहनोई के लिए एक घड़ी खरीदने के लिए 30,000 युआन अतिरिक्त तैयार रखे थे, ताकि मुझे पैसे उधार देने के लिए उन्हें धन्यवाद दे सकूं। 220,000 युआन ट्रांसफर होने के 10 मिनट से भी कम समय बाद मेरी बहन ने फोन करके बताया कि उसे पैसे मिल गए हैं। हालांकि उसके देवर ने हाल ही में उसका बैंक स्टेटमेंट देखा और पाया कि उसने उससे बिना पूछे 220,000 युआन उधार लिए थे। उसने घर पर खूब हंगामा किया और बहन से ब्याज चुकाने की मांग करने लगा। बहन बीच में फंस गई और उसने अपनी बहन से कुछ पैसे मांगे ताकि वह अपने देवर को समझा सके। मेरी बहन फोन पकड़े हुए मेज पर खड़ी हो गई और बोली, बहन मैं तुम्हें पैसे दूंगी। मेरी बहन ओवन के पास खड़ी थी, उसका एप्रन अभी भी आटे से सना हुआ था और उसने काफी देर तक एक शब्द भी नहीं बोला। उसने अपनी बहन को यह नहीं बताया कि उसने पहले उसे 30,000 युआन अतिरिक्त देने की योजना बनाई थी और न ही उसने यह बताया कि उसने पहले अपनी बहन को कितने पैसे दिए थे। उसने बस इतना कहा, ठीक है, मैं हिसाब लगा लेती हूँ और भेज देती हूँ। फोन रखने के बाद उसने बैंक में अपने एक दोस्त से सावधि जमा पर ब्याज दर के बारे में पूछा। उसने हिसाब लगाया कि 3 साल और 10 महीने का ब्याज 26,000 युआन से कम होगा। उसने स्पष्ट नोट के साथ पूरी रकम हस्तांतरित की ताकि उसके बहनोई को यह न लगे कि उसने उसे पर्याप्त पैसे नहीं दिए हैं। उसके बाद से वह कहने लगी, बहन मैं तुम्हें पैसे दूंगी। बड़ी बहन ने कभी भी अपनी छोटी बहन से संपर्क करने की पहल नहीं की।
चीनी नव वर्ष के दौरान मेरी छोटी बहन ने मुझे एक संदेश भेजा जिसमें उसने बताया कि इस साल उसके पति का परिवार रात के खाने पर आ रहा है, इसलिए उसे अपने माता पिता के घर वापस जाने का निमंत्रण नहीं मिला है। उसने तुरंत अपना इरादा बदल लिया और चीनी नव वर्ष के लिए अपने बच्चे को लेकर उत्तर की ओर चली गई। बाद में मेरी माँ बीमार पड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और हमें 60,000 युआन की अग्रिम राशि का भुगतान करना पड़ा। उसकी छोटी बहन ने फोन करके उससे खर्च बांटने के लिए कहा, इसलिए उसने अस्पताल जाए बिना ही उसे 30,000 युआन ट्रांसफर कर दिए। ऐसा नहीं है कि मैं माता पिता के प्रति असावधान हो रहा हूँ, बस मैं अपनी बहन और बहनोई से मिलना नहीं चाहता ताकि सबके लिए असहज स्थिति पैदा न हो। मेरे भतीजे का विश्वविद्यालय में दाखिला हो गया है और मैं इसके जश्न में भोज का आयोजन कर रहा हूँ। मेरी छोटी बहन परिवार के मिडिल स्कूल में पढ़ती है। मेरी छोटी बहन ने फैमिली ग्रुप चैट में मैसेज भेजा कि उसने 15,000 युआन वाला एक लाल लिफाफा भेजा था, लेकिन वह खुद वहाँ नहीं आई। पिछले साल मेरी छोटी बहन दूसरा घर खरीदना चाहती थी, लेकिन डाउन पेमेंट के लिए उसके पास 180,000 युआन कम थे, इसलिए मैंने उसे पैसे उधार लेने के लिए फोन किया। उसने सीधे तौर पर कहा कि उसने हाल ही में एक नया स्टोर खोला है और उसके पास बहुत सारा बिना बिका हुआ सामान जमा हो गया है, इसलिए उसके पास नकदी की कमी है और वह पैसे का इंतजाम नहीं कर सकती। फोन पर मेरी बहन का लहजा तुरंत बदल गया। उसने कहा, बहन तुम्हारा कारोबार इतना बड़ा हो गया है और फिर भी तुम 180,000 युआन का इंतजाम नहीं कर सकती। उस मामूली ब्याज के लिए तुम अब भी मुझसे क्यों नाराज हो? उसकी बहन ने उससे बहस नहीं की और न ही उसने पुरानी शिकायतों को उठाया। बड़ी बहन ने बस यही दोहराया कि उसके पास सचमुच पैसे नहीं हैं, फोन काट दिया और फिर अपनी छोटी बहन के वीचैट मोमेंट्स को ब्लॉक कर दिया। अब मेरी बहन की बेकरी की 2 शाखाएं हैं। उसने 110 वर्ग मीटर का घर खरीदा है और उसने एक नई कार भी खरीदी है। बच्चे का दाखिला एक उच्च श्रेणी के प्राथमिक विद्यालय में हो गया और उसके बाद से जीवन सुचारू रूप से चलता रहा। कभी कभी रिश्तेदार उससे पूछते थे कि वह अपनी छोटी बहन से इतनी दूर क्यों रहती है, लेकिन वह कोई स्पष्टीकरण नहीं देती थी, बस इतना कहती थी कि वह अपने व्यवसाय में इतनी व्यस्त है कि इस बात का ध्यान नहीं रख पाती। उसे 26,000 रुपए का ब्याज चुकाने का कभी पछतावा नहीं हुआ, लेकिन उसने इस बारे में स्पष्ट रूप से बताया था। जिस दिन मेरी बहन ने ब्याज मांगा था, बहनों का रिश्ता बाजार दरों के अनुसार तय हो गया है और अब